तो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन यूआस। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं इकोनॉमिक्स की, और उसी को हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं, उसी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी लोग तैयार रहिएगा आज के क्लासेस के लिए। एंड कनेक्टिविटी बीच में थोड़ी गैप हुई थी, उसके लिए खैर सॉरी, लेकिन खैर अब हम लोग जुड़ चुके हैं और हमारे जितने भी क्लासेस हैं वो आगे कुछ दिन इस तरीके से चलेंगे। बाकी उसके बाद हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे भी कंटिन्यू करेंगे। तो किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। खैर, आज से हमें स्टार्ट करनी है अपनी इकोनॉमी की क्लास, जो कि आपको पीछे बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा होगा। एंड अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं जो भी सारी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, और जो हम पढ़ने वाले हैं उसी के साथ फिर उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों को भी कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ी सी चीज़ों को आप लोग यहाँ समझ लीजिए जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि जब हम बात करेंगे किस चीज़ की, जो हम पढ़ाई करने वाले हैं, तो हमारे पास दो टर्म्स आ जाते हैं यहाँ पे। एक आ जाती है अर्थव्यवस्था और एक आ जाती है अर्थशास्त्र। दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये कहते किसको हैं, यानी कि व्हाट इज अर्थशास्त्र एंड व्हाट इज अर्थव्यवस्था। यही बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो जब हम आज स्टार्ट ही कर रहे हैं क्लासेस को, तो कुछ चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र की। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे कि अर्थशास्त्र एक होता है और एक अर्थव्यवस्था होता है। एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स, एक टर्म होता है इकोनॉमी। तो दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है, इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये अर्थशास्त्र क्या है, जो कि एक वाइडर टर्म है, और फिर उसके अंदर में जो आता है वो अर्थव्यवस्था आता है। इसी को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ आपको इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र, जो कि एक बुक भी लिखी गई थी, मैंने आपको बताया था हिस्ट्री के क्लास में भी। अर्थशास्त्र जो है ये एक पुस्तक थी जो कि लिखी गई थी किसके द्वारा? विष्णुगुप्त, जिनका बचपन का नाम था, यानी कि चाणक्य के द्वारा। ठीक है, लेकिन वो जो अर्थशास्त्र लिखी गई थी, अर्थशास्त्र जो लिखी गई थी, वो अर्थव्यवस्था से पूरी तरीके से रिलेटेड नहीं था। मतलब था रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स में, लेकिन राजनीति पे स्थित अगर आधारित कोई अगर पहली बुक आती है तो ये आ जाती है आपकी अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या हो जाता है? उस अर्थशास्त्र का मतलब है मानव की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, मानव की जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं। मान लीजिए कि आपने जो है, आपको जा करके किसी भी तरह का सामान खरीदना है अभी प्रेजेंट टाइम में। आपको अगर कोई बिस्किट का पैकेट लेना है, मान लेते हैं, उसको अगर आपको खरीदना है तो आप क्या करोगे? 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट है तो 10 रुपए ले जा करके आप दोगे दुकान पे, और फिर उसके बाद से उसके बदले में वो सामान आप वापस दे लोगे। तो ये जो क्रिया हुई उसको क्या बोलेंगे? ये अर्थशास्त्र एक तरीके से हो गया। जितने भी हम नॉर्मली बोल सकते हैं, अगर एक डेफिनेशन के तौर पे हम बोलें तो डेफिनेशन के तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि जो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है उसे हम अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, अभी अर्थशास्त्र तो समझ लिए, अब ये दूसरा वाला क्या है भैया? अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था के बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था तब हम बात करते हैं जब भी अर्थशास्त्र यानी कि जितनी भी मानवीय गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियां, किसी भी चीज को खरीदना, बेचना, जोड़ना, फायदा, लॉस, ये सारी चीजें, जो भी गतिविधियां, अगर किसी देश के टर्म में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के टर्म में जब हम बात करते हैं, जैसे कि भारत भारत की बात कर लेते हैं, भारत एक देश है, या फिर यूनाइटेड किंगडम कोई एक देश ले लेते हैं, तो भारत की जब हम बात करते हैं तो इसकी आर्थिक व्यवस्था किस तरीके से चलती है, जब हम इन सारी चीजों की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो टर्म जुड़ता है उसको हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया? अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि इस तरह का कुछ व्यवस्था, इस तरह की कोई व्यवस्था जिसको कि किसी देश विशेष या फिर किसी क्षेत्र विशेष से रिलेट करके हम लोग समझ सकते हैं कि वहाँ की आर्थिक गतिविधियां किस तरीके से आगे टर्म मतलब चलती हैं, काम किस तरीके से होता है, तो उसे हम लोग किस काम में लेते हैं, उसे हम लोग अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और अर्थव्यवस्था की बात हम की जाए अगर परिभाषा के संदर्भ में, तो परिभाषा के संदर्भ में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में, अगर कोई लोग नोट कर लें तो नोट कर लेना, अगर हम किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं अर्थशास्त्र को, तो उसे हम लोग अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी कहते हैं। अब यहाँ पे आपका कंफ्यूजन एक दूर कर दूं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। क्या हम अर्थव्यवस्था पढ़ने वाले हैं या फिर हम अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं? तो पहले मैं बता दूं, अर्थशास्त्र तो हम पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसका आपके एग्जामिनेशन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। अर्थशास्त्र एक विषय है जिसको कि आप पढ़ना चाहें तो आप लोग अलग से पढ़ सकते हैं चीजों को, लेकिन वो बहुत सारे थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं
जो कि आपको कई सारे मतलब विद्वान होंगे, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा, सुनना होगा, जानना होगा, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। ठीक है, हमें यहाँ क्या देखना है, हमें यहाँ पे देखना है हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी हमारी अर्थव्यवस्था किससे रिलेटेड है, क्या चीजें हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, उसके बारे में हमें ये सारी चीजों को देखना है, समझना है। यानी कि जो हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, जो आपके सिलेबस का भी पार्ट है, जो आपकी पढ़ाई का भी पार्ट है, वो है क्या, वो है अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि हमको पढ़ना क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी। क्या पढ़ना है हमें, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी को ही हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर से, मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कवर करता है, जो हमारे एग्जामिनेशंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। मैं सिर्फ आपके एलटी ग्रेड की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, अभी देखिए लेखपाल वगैरह के भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ये सारे बहुत सारे अभी आएंगे। पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म आपने भरा है या नहीं भरा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, मैं देखूंगा उन सारे कमेंट्स को आपको। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मुद्दे की, जो चीजें हमें पढ़नी है उन चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं, यानी कि जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कुछ आपके एग्जामिनेशंस में आने वाला है, उन चीजों की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे डील कर लेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ सारी चीजें आपके सामने आई हुई हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को हम लोग थोड़ा सा बांटेंगे। कितनी तरह की अर्थव्यवस्था है, तो देखिए आपके सामने टर्म लिखे हुए हैं, उन सारे टर्म्स को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हुआ चला जाऊंगा, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते रहेंगे, समझते रहेंगे। जैसे सबसे पहले आपके नंबर पे कौन सा आ जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक तरीका होता है उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को, जैसे मैंने बोला ना, उत्पादन और अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था अब आपको समझ में आ गई होंगी, किसी भी चीज की लेन देन से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी टर्म्स होंगे, यानी कोई भी चीज खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, उससे संबंधित जो भी कुछ होगा उसे हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लेते हैं। अब देश के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटा गया है, तो देखो उत्पादन के आधार पर कौन कौन सी तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। पहला नंबर आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको मैं डिफाइन करूंगा, पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रॉड, मतलब एक तरीके से ब्रीफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अभी समझ भी लेंगे व्हाइट बोर्ड पे लिख करके। ठीक है, फिर दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम इन्हीं को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, ये कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं, और इन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हम लोग बेहतर ढंग से पहले समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जा रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डील करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या, और फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा समाजवादी, फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं, तो इसका नॉर्मल सा अर्थ है ऐसी अर्थव्यवस्था, यानी किसी देश में अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर कहीं पे है, जैसे यूएसए वगैरह ऑस्ट्रेलिया में है, ये सारी चीजें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। यहाँ पे होता क्या है, एक तरीके से डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेते हैं कि इस तरह की अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, या फिर उसे किस कीमत पर बेचना है, किस रेट पर बेचना है, ये सब कुछ बाजार तय करता है, यानी मार्केट तय करता है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज तय करती है, सरकार इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है। ये आप ध्यान में रखते रहेंगे। यानी कि जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट, जो कैपिटलिस्ट आप लोग समझ रहे होंगे पूंजीवाद का मतलब क्या है, पूंजीवाद का अभी विरोध भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका वजह क्या है, पूंजीवाद का मतलब नॉर्मल सा समझ लीजिए कि जितने भी चीज, कोई भी चीज उगाई गई, यानी मान लीजिए एयरटेल की बात कर लेते हैं, अमेरिका की कंपनी मान लीजिए कोई है, कोई भी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है अमेरिका की, ओके। अब वो क्या उत्पादन करता है, सॉफ्टवेयर उत्पादन करता है, या फिर मोबाइल ही बना देता है कोई, या फिर लैपटॉप बना देता है, इस सॉफ्टवेयर नॉर्मली तो सॉफ्टवेयर ही बनाता है, ठीक है। ठीक, तो सॉफ्टवेयर वगैरह वो जो भी चीज उत्पन्न किया, उसका क्या रेट रखना है, कितने में बेचना है, कितने में नहीं बेचना है, ये सारी चीजें कौन डील करेगा, तो ये वो पर्टिकुलर कंपनी ही डील करेगी, कोई और नहीं डील करेगा, वहां पे राज्य आकर के हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नॉर्मली, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन करना और उसे किस कीमत पर बेचना है, यानी कि क्या उत्पादन करना है, लिख सकते हैं आप लोग, मेरे साथ साथ लिख लीजिए चाहिए तो, इसको मैं यहीं पे कवर कर देता हूँ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है क्या। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नॉर्मली आप ये लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब कि क्या उत्पादन करना है, उत्पादन के आधार पर, ठीक है, कितना उत्पादन करना है, ठीक है, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, और फिर उसके बाद से उसकी कितनी कीमत होगी, उसकी कितनी कीमत होगी, ये सारी चीजें कौन तय करता है, ये सारी चीजें तय करता है बाजार। बाजार यानी कि प्राइवेट कंपनीज तय करती हैं कि क्या चीजें किस रेट पे बिकेंगी, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
और जब हम नेक्स्ट जो हमारी दूसरी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था की तरफ जाते हैं, वो कौन सी अर्थव्यवस्था है आपकी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये ध्यान में रखते रहेंगे। दूसरी अर्थव्यवस्था कौन सी है? ये हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब एक चीज ध्यान में रखते रहिएगा, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसको निकाला ही गया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एक तरीके से विरोध में बोल सकते हैं, उसके विरोध में इसको निकाला गया था। तो उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं बेहतर तरीके से। यहाँ पे बस वही इन्हीं चीजों से मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, जो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसकी कीमत क्या होगी। ये सारी चीजें यहाँ पे बाजार नहीं तय करता है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो तय करती है। ये ध्यान में रखते रहेंगे। कौन तय करती है? गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार है वो तय करती है। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसको काउंटर करने के लिए इसको निकाला गया था। वजह क्या था? अक्सर देखा गया कि बाजार के जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो किसी एक पर्टिकुलर चीज को बहुत ही ज्यादा अमाउंट बता करके, बहुत ही ज्यादा रेट लगा करके उसको बेचना जब स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए कुछ न कुछ दूसरा ऑप्शन चाहिए था। दूसरे ऑप्शन के रूप में ये समाजवादी यानी सोशलिस्ट जो इकोनॉमी आई, ये उठ करके सामने आई। और इसको सामने ले आकर के जब देखा गया तो इसमें कहा गया कि सरकार इसमें क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और इसकी कीमत कितनी होगी, ये सरकार तय करेगी, ताकि जो आम जनता है उसको कुछ स्तर तक जो है रिलीफ मिल सके। ये चीजें यहाँ पे क्लियर होती हैं। ओके, आई होप आप क्लियर कर रहे होंगे सारी चीजों को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन तय करता है? बाजार तय करता है। ठीक है। और जब किस चीज की बात करेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो उसमें ये जो है गवर्नमेंट तय करती है। और अब हम जब दोनों अर्थव्यवस्थाओं को एक मिला करके कर लेंगे, यानी दोनों अर्थव्यवस्थाएं किस तरह की? कुछ चीजों में बाजार तय करें, यानी प्राइवेट कंपनीज तय करें कि कोई भी चीज है कितने की बिकेगी, और कुछ चीजों में सरकार तय करे क्या चीज है कितने में बिकेगी। अगर ऐसी कोई अर्थव्यवस्था है तो उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में सुन लीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाओं के गुण जिस अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? उस अर्थव्यवस्था को हम लोग बोल देते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। ये ध्यान में रखते रहेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पूंजीवादी प्लस समाजवादी इज इक्वल टू मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको आप लोग ध्यान में रखते रहेंगे, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है। इसके आगे हम लोग और सारी चीजों को देखना स्टार्ट करें तो इसके आगे आपका आ जाता है एडम स्मिथ की पुस्तक। और इस पुस्तक के बारे में हम लोग अब यहाँ पे पढ़ लेंगे कि ये क्यों जनक के रूप में कहे जाते हैं। और जस्ट वेट फॉर अ मिनट, थोड़ी सी इसमें डिस्टर्बेंस आ गई, कोई बात नहीं, हम इसको कवर कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं इसको कवर कर लेता हूँ। ओके, अब हम लोग आगे की चीजों को पढ़ लेंगे, जैसे कि एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन देखिएगा, इसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, इसमें पहली बार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया था। अर्थव्यवस्था की स्टार्टिंग ही कर दी जाए तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से, यानी कि जो मार्केट है वो तय करती है क्या चीजें कितने में बिकेंगी और कैसे बिकेंगी। ये आप ध्यान में रखते रहेंगे। इसी को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आपसे पूछ ले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले कहाँ पे उल्लेख मिलता है, तो ये मिलेगा एडम स्मिथ की बुक जो कि द वेल्थ ऑफ नेशंस है। ये ध्यान में रखते रहेगा, जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1776 यानी 1776 ईस्वी में। ठीक है, इसीलिए एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। ये भी आपको याद रखनी है कुछ चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जॉन बर्नार्ड कीन्स को जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे हुए हैं, जिनको उठा करके यहाँ पे एक पॉइंटिंग कर दी गई है, पॉइंट आउट कर दिया गया है। और ये सारे पॉइंट जो है आपके क्वेश्चन से डायरेक्टली उठाए गए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में आप लोग खुद ही देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बन के सामने आ भी चुका है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? ये पूछा गया था। ये है आपका मार्शल के द्वारा दिया गया था। देखिए क्यों है ये उपभोक्ता के बचत का। उपभोक्ता कौन होता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब क्या? जो उपभोग कर रहा है किसी भी चीजों का, यानी जो चीजों को खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, जो परचेजर है, उसे हम लोग देख रहे हैं कि उसका जो बचत का सिद्धांत है ये किसने दिया है? ये दिया था मार्शल ने। ये आप ध्यान में रखते रहेंगे। आगे कुछ और टर्म्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि कुछ क्षेत्रों की बात की गई यहाँ पे, प्राइमरी क्षेत्र, फिर उसके बाद से द्वितीय क्षेत्र और फिर तृतीय क्षेत्र। इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख करके समझ लेते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके लिए आप लोग देखते रहिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी इन सारी चीजों को। देखिए कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि प्राइमरी सेक्टर से क्या रिलेटेड है, सेकेंडरी सेक्टर से क्या रिलेटेड है। इन सारी चीजों को मैं यहीं पे आपके सामने क्लियर कर देता हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब हम बात करेंगे
प्राइमरी क्षेत्र की यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की, तो उसमें क्या क्या आ जाता है इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। जब भी हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, देखिए अर्थव्यवस्था को किस मतलब कुछ आधारों पर जो है इसके क्षेत्र डिसाइड किए गए हैं। और कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक हो जाता है इसका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा हो जाता है इसका द्वितीयक क्षेत्र, एक हो जाता है इसका तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये ध्यान में रख रहिएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि अर्थव्यवस्था जो है कितने भागों में बटी हुई है, तो अर्थव्यवस्था हमारी 3 भागों में बटी हुई है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ओके, आगे और चीजों को हम लोग देख लेते हैं। जब भी हम लोग प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब डायरेक्टली हो जाता है कि अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहा जाता है, उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जब हम भी प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे तो ये किस पर निर्भर होगा? ये पूरी तरीके से पर्यावरण पर निर्भर होगा। अब पर्यावरण पर निर्भर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? आप नॉर्मली देख लीजिए, कृषि की बात हुई, वनों की बात हुई, यानी वन लगाने की बात हो जाती है, तो कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन यानी मछली पालन की बात की जाए, या फिर पशुपालन की बात की जाए, खनन, उत्खनन, ये सारी चीजों की अगर बात कर लेते हैं तो ये सारी किसमें आ जाते हैं? ये सभी कुछ आपके प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। जब भी हम द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं, यानी कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, ये किससे रिलेटेड है? तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों पर निर्भर करता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों पर निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। जैसे कि पर्यावरण पर आधारित हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र था, पहला क्या आ गया? मान लीजिए कृषि आ गया, ठीक है, कृषि क्षेत्र में आ गया प्राथमिक क्षेत्र, ये पर्यावरण पर आधारित है। कृषि से क्या हुआ? गेहूं। अब गेहूं को अगर फैक्ट्री में ले जा करके उसका ब्रेड बना दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड हो जाएगा, ये ध्यान में रखते रहेंगे। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कृषि यानी कि जो हमने गेहूं उगाया वो किससे संबंधित हो गया? ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र से। और जब उसी गेहूं को हमने ब्रेड बना दिया तो वो ब्रेड किस क्षेत्र से हो गया? क्योंकि फैक्ट्री में बनी है, प्राथमिक उत्पाद को उठा करके फैक्ट्री में बनाई गई है, तो ये ब्रेड हो जाता है आपका सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड, यानी प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को मिला करके बना दिया गया। इसी तरीके से मान लीजिए कृषि के बजाय हम पशुपालन की बात कर लेते हैं, तो पशुपालन में क्या है? मान लीजिए गाय पाला गया बहुत सारे क्षेत्र में। अब गाय को पाल करके उससे जो भी दूध प्राप्त होता है, जो मिल्क मिल रहा है, उस मिल्क को क्या किया गया? यहाँ ला करके पनीर बना दी गई। तो जो पनीर बनाया गया या फिर उसका जो भी मिल्क प्रोडक्ट बना दिया गया, आइसक्रीम बना दी गई, तो आइसक्रीम वगैरह क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर से। आई होप मैं समझाने में सफल रहा हूँ। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग आगे बता सकते हैं, ठीक है। अब तृतीय क्षेत्र क्या है, ये समझना बहुत ज्यादा सिंपल है, आराम से आप समझ सकते हैं। देखिए, जो भी मान लीजिए ब्रेड बन गया, ठीक है, अब ब्रेड बना करके अगर किसी तक पहुंचा दिया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे सर्विस प्रोवाइड की गई, यानी कि सुविधा प्रदान की गई। तो इस क्षेत्र में जितने प्रकार की सेवाएं होती हैं उसको प्रदान किया जाता है, यानी तृतीय क्षेत्र जो है उसका आधार क्या है? उसका आधार है सेवा, यानी सेवा पे आधारित। कितने तरह की सेवाएं? पहला तो ये हो गया, मान लीजिए कृषि किया गया प्राथमिक क्षेत्र, उसको ब्रेड बना दिया गया और फिर उसको उठा करके दुकान पे सप्लाई कर दी गई या मार्केट में सप्लाई कर दी गई, इसको हम लोग बोल देंगे ये तृतीय क्षेत्र, ठीक है, जो कि सप्लाई का काम कर दिया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इसमें आ जाता है। दूध से जो भी मतलब एक तरीके से मिल्क उत्पादन किया गया यहाँ पे पशुपालन से, ठीक है, उसके बाद इसको ले आकर के यहाँ पनीर बना दिया गया और इसको जब सेवा के जरिए ले जाकर के लोगों तक पहुंचा दिया गया, तो ये तृतीय क्षेत्र हो जाता है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। तृतीय क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? इसमें जैसे लोक प्रशासन की बात हो जाए, रक्षा की बात हो जाए, अन्य सेवाओं की बात, जैसे अचल संपत्ति, व्यावसायिक सेवा, जितनी सारी चीजें होती हैं, संचार की सेवा की बात कर लीजिए, ये सब कुछ हमारे तृतीय क्षेत्र में हो जाएंगी। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, जो कि मैंने आपको अभी आपके सामने भी दिखा दिया है, उसको भी आप लोग रिलेट करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें और जो आपके समझने के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है ये मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड कुछ हमारे टर्म्स हैं जिनको आपको जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि कौन से हमारे कुछ जॉब्स की बात बता देते हैं, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें। एक होता है हमारा व्हाइट कॉलर जॉब, एक होता है हमारा ब्लू कॉलर जॉब। तो व्हाइट कॉलर जॉब एंड ब्लू कॉलर जॉब होता क्या है, ये दोनों सेकेंडरी सेक्टर से ही रिलेटेड है। जब हम ब्लू कॉलर जॉब की बात करते हैं, ठीक है, ब्लू कॉलर जॉब एंड व्हाइट कॉलर जॉब, ये ध्यान में रखते रहिएगा। कॉलर ये वाला कॉलर जो होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम लोग ब्लू कॉलर जॉब की बात करेंगे तो ब्लू कॉलर वाले जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, ये दोनों सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड है, ये ध्यान में रखते रहेंगे द्वितीय क्षेत्र से। ब्लू कॉलर जॉब का मतलब किसी इंडस्ट्री में ऐसे वर्कर्स यानी ऐसे लोग जिन लोगों के अंदर कुशलता नहीं है, नॉर्मल जो कुशल श्रमिक नहीं है, उन्हें हम लोग ब्लू कॉलर जॉब से रिलेट करते हैं, उन्हें हम लोग ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखते हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि एक फैक्ट्री है, केस स्टडी दे दिया, एक फैक्ट्री है उसमें अकुशल श्रमिक है,
अकुशल का मतलब उसको कुछ आता नहीं है, बस उसको उठा करके रखना है सामान को, यही नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, नॉर्मल मजदूर है, तो उसे हम लोग ब्लू कॉलर जॉब में लिप्त व्यक्ति बोलेंगे, ये ध्यान में रख करेंगे। एक होता है आपका व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कुशल श्रमिक होते हैं, उन्हें हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब या व्हाइट कॉलर्ड के नाम से जानते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब क्या है, इसमें लगे जितने भी श्रमिक होते हैं वो कुशल होते हैं। जैसे इंजीनियर हो गया, इंजीनियर का काम कोई मजदूर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जैसे दर्जी हो गया, दर्जी का काम कोई और नहीं कर सकता, दर्जी दर्जी ही होते हैं, आपको पता है, सुई में धागा डालना ही नॉर्मल नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो कुशल श्रमिक की जब हम बात करेंगे तो उसे हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब में रखेंगे। अकुशल श्रमिक की बात करेंगे तो ये हम ब्लू कॉलर जॉब में रखेंगे। एंड दोनों जो हैं सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित हैं हमारे अर्थव्यवस्था के। ओके, इतना क्लियर हो गया। आगे हम और चीजों को देखना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इन सारी चीजों को हम लोग वन बाय वन करके देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सारे सिद्धांत तो हो गए थे। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपके कुछ क्षेत्रों की बात की गई थी। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के तहत क्या है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र आते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर निर्माण गतिविधियां, इन सब चीजों को सम्मिलित किया जाता है। तृतीय क्षेत्र की बात की जाए तो बैंकिंग, देखिए सेवा दिया जा रहा है, बीमा, शिक्षा, शिक्षा भी एक तरह की सेवा है, चिकित्सा, पर्यटन, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, ये सारी चीजें आपकी टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र में आ जाती हैं, ध्यान में रखते रहिएगा। अब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं, उससे इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों मिल जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, प्राइवेट कंपनीज यानी जो निजी कंपनीज हैं वो अपने हिसाब से मार्केट की प्राइस यानी क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसकी कीमत क्या होगी, ये सारी चीजें निजी कंपनियां यानी कि बाजार डिसाइड करता है। और सार्वजनिक का मतलब क्या है, यानी कि पब्लिक जो है या फिर गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, तो वो हो जाता है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोनों के गुण जिसमें होते हैं उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत कैसा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला एक अर्थव्यवस्था वाला देश है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। आर्थिक समृद्धि की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय को लिया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि आर्थिक समृद्धि यानी किसी भी देश में कितनी समृद्धि हुई है, कितना उसमें विकास हुआ है, डेवलपमेंट क्या हुई है इकोनॉमिकल लेवल पे। तो उसे जब हम देखेंगे तो उसके लिए आधार क्या लेंगे, प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, यानी एक व्यक्ति किसी देश का कितनी कमाई करता है, क्या कमाई करता है, जब उसको हम आधार लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आर्थिक समृद्धि की माप को बताता है किसी भी देश के लिए। जैसे बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम प्रेजेंट टाइम में भारत से ज्यादा हो गई है, ठीक है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। अब एक नाम आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था पहली बार 1867 और 68 में, जो कि बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, इसको आप ध्यान में रखते रहेंगे। कुछ और टर्म्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे डील कर सकते हैं, जैसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे CSO बोलते हैं, CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल, ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, इस वजह से इसको सांख्यिकी बोलते हैं, ठीक है, केंद्रीय स्टैटिस्टिकल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम लोग केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोलते हैं, ये भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करता है। राष्ट्रीय आय का मतलब राष्ट्र में कितनी आय हुई उसकी गणना करता है। इसके बाद आ जाता है आपका प्रोफेसर राजकृष्ण, जिन्होंने हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग पहली बार किया था। इसके बाद बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर जो है बोला जाता है सबसे कम कब थी, 2014-15 में सबसे कम थी। ये सब जो पूछने वाले क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछा जा सकता है बिहार BPSC से रिलेटेड। एक और चीज मैं रिलेट करके बता दूं, प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए सबसे ज्यादा गरीब राज्य की, तो प्रेजेंट टाइम में आपका बिहार ही है, जो कि अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ था जिसमें मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में आपको बताया था। एक होता है, आपसे पूछ देता है कृष्ण क्रांति या काली क्रांति, ये किस उत्पाद से संबंधित है, तो ध्यान रखिए ये पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। केरल राज्य जो है, इसमें मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए, यानी मानव कितना ज्यादा डेवलपमेंट किया है, कितना विकास किया है, जब उसकी बात हम करते हैं तो इसमें फर्स्ट नंबर पे जो हमारा आता है वो आ जाता है केरला, ये ध्यान में रखते रहेंगे। ये सब भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो इंडेक्स हैं, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी आपका इसमें यही हो जाएगा कितने इंडेक्स को आप याद रख सकते हैं, कितने इंडेक्स को आप जान सकते हैं। आपसे पूछेगा मानव विकास सूचकांक में फर्स्ट नंबर पे कौन सा राज्य है, तो ये आपका केरल राज्य है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पे कौन है, केरल है, ठीक है। और केरल में बेरोजगारी दर की बात की जाए तो देश में उच्चतम है, ये भी बात इधर ही इंडेक्स में देखा गया था। हालांकि रोजगार देने के मामले में फर्स्ट नंबर पे अगर कोई राज्य है तो वो है हमारा कौन सा,
महाराष्ट्र है, ये ध्यान में रखते रहेंगे रोजगार देने के मामले में, ठीक है। इसके बाद मानव निर्धनता सूचकांक जारी की गई थी 1997 में मानव विकास रिपोर्ट में। इसके स्थान पर क्या है 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसको एमपीआई के रूप में गरीबी का आकलन किया जाता है, जिससे रिलेट करके इसको भी आप लोग देखते रहेंगे, थोड़ा टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके जगह पे देखिए मानव निर्धनता सूचकांक यानी जो पावर्टी इंडेक्स है, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, इसको 1997 में मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, यानी कि प्रेजेंट किया गया था सबसे पहले। अब इसके स्थान पर 2010 से बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, एमपीआई। देख रहे हैं ना, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के रूप में गरीबी का आकलन किया जाता है, यानी भारत में कितने गरीब हैं, कितनी गरीबी हैं, ये जब भी चीजें हमें आकलित करनी होगी, आकलन करना होगा, आपसे पूछ देता है गरीबी का आकलन के लिए कौन सा इंडेक्स यूज किया जाता है, तो एमपीआई नॉर्मली याद रखिएगा, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। इसके पहले क्या यूज किया जाता था, तो इसके पहले मानव निर्धनता सूचकांक यानी कि ह्यूमन, कौन सा, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स यूज किया जाता था। जब भी हम सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी आपने पढ़ा होगा ना, ठीक है। तो जीडीपी की जब हम बात करते हैं, जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिकल एंड प्रोडक्ट, जिसकी बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, सबसे ज्यादा अंशदान अगर भारत की अर्थव्यवस्था में जो है तो सेवा क्षेत्र का, ये ध्यान में रखते रहेंगे। सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा कमाई करके देता है, नॉर्मली आप एक मोटी मोटा लैंग्वेज में याद रख सकते हैं। और प्राइमरी सेक्टर की बात की जाए तो उसका सबसे कम योगदान प्रेजेंट टाइम में देखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो 50% के लगभग में, यानी कि लगभग 49% लोग अभी भी कृषि के ऊपर आधारित हैं, कृषि के ऊपर निर्भर हैं। ये भी चीजों को आप लोग थोड़ा याद रखते रहेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे जीडीपी में, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हमने जीडीपी बोला था, सकल घरेलू उत्पाद बोला था, जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाता है अर्थव्यवस्था में वैसे वैसे टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का जो है एक तरीके से योगदान बढ़ते चला जाता है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है। जैसे कि हम लोग अभी भारत में देख रहे हैं विकास हो रहा है अर्थव्यवस्था का, तो तृतीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या हो रहा है, एक तरीके से इसमें योगदान बढ़ते चला जा रहा है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसी भी देश की बात करें, भारत की बात करें, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर इसका बहुत ज्यादा बेहतर हुआ करता था, कृषि के ऊपर, उत्पादन के ऊपर ज्यादा लोग आधारित हैं, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर पे हमें करना चाहिए था डेवलपमेंट, यानी इसका प्रोडक्ट बना करके हमें क्या है, प्रोडक्ट बनाना चाहिए था, फिर उसके बाद हमें टर्शियरी पे आना चाहिए था। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ इस तरीके से बाउंस करके आ गई है प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट टर्शियरी सेक्टर पे, जो कि बहुत ही बड़ा एक लूप तैयार कर देती है। यही बहुत ज्यादा एक तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है, निंदा की जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था की, जिस वजह से भारत जो है चाइना से पीछे रह गया, ठीक है। चाइना क्यों आगे बढ़ा, उसने सबसे पहले अपने प्राइमरी सेक्टर को मजबूत किया, फिर अपने सेकेंडरी सेक्टर को मजबूत किया, यानी उससे प्रोडक्ट से जो भी हमारे उत्पादन है, प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद है उसको बेहतर से बेहतर क्या बनाया जा सके, उसके बाद टर्शियरी सेवा क्षेत्र में गया। इस वजह से चाइना इस समय बेहतर इकोनॉमिक कंडीशन फेस कर रहा है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके आगे हम और चीजों को देख लेते हैं, जिसको कि हम लोग मानव विकास सूचकांक के रूप में जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में, एचडीपी जिसे बोलते हैं। इसका प्रतिपादन पहली बार बोला जाए तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे एक महबूब उल हक, ठीक है, महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक का सबसे पहले स्टार्टिंग की गई थी। ये आप ध्यान में रखते रहें कि ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें, जैसे कि भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, ये तो एकदम पेट क्वेश्चन है, आपके जो भी यूपीएससी के लेवल के जो एनडीए वगैरह के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि भारत कैसी अर्थव्यवस्था है। तो भारत भाई साहब एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, ये ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। आपसे पूछ देता है बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब जैसे नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था है, न बाहर से कुछ लेता है न बाहर को कुछ देता है, ठीक है। हालांकि कोविड-19 के टाइम में भारत ने उसको ऑफर किया था क्या चीजों का, यहाँ से मेडिसिन वगैरह का, उसका एक ही देश से उत्पादन और मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो चाइना के साथ, ये ध्यान में रखते रहेंगे। भारत की बात की जाए तो 1991 से पहले भारत भी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था थी, आयात निर्यात पूरी तरीके से बंद था। प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा देश नहीं है पूरी तरीके से जो कि बंद अर्थव्यवस्था वाला हो, सभी जो है ग्लोबलाइजेशन से, यानी कि जो है हमारे किस चीजों से, हमारे ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण से जुड़े हुए हैं, सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी तो कोरोना फैला है, पता ही है आपको, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात देश की जो पहली औद्योगिक नीति बनी थी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसको हम लोग बोलते हैं, किससे रिलेटेड है, प्रथम जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उससे रिलेटेड है। इसकी घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसी के द्वारा जो है
पहली औद्योगिक नीति बनाने की कोशिश की गई थी। इसको मैं और ज़्यादा डीपली बताऊंगा, चिंता ना कीजिएगा। इसके बाद दूसरी औद्योगिक नीति बनाई गई। इसकी घोषणा कब की गई? 30 अप्रैल 1956 को की गई थी। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आज जानते हैं। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट चीज़ों को बाद में डील करेंगे। इसको आप लोग ध्यान में रखते रहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार हम लोग एक ब्रीफ समरी ले लेते हैं जो हमारे पूरे क्लासेस को एक बार ब्रीफ करेगा, समराइज करेगा। कैसे लगी क्लासेस ये आप बताइएगा। आगे भी हम लोग इसी तरीके से कुछ दिन आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। क्या कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, मैं कोशिश करूंगा इस तरीके से आपको क्लासेस दिए जाए ताकि आपके क्लासेस ना ब्रेक हो और आपकी पूरी तरीके से पढ़ाई बेहतर हो सके, ठीक है। तो हमने देखा अर्थव्यवस्था उत्पादन के आधार पर कितने प्रकार की हो गई, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि एडम स्मिथ की एक पुस्तक है जो पहली बार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है, द वेल्थ ऑफ नेशंस नाम का। इसका प्रकाशन 1776 में हुआ था, 1776 में। और एडम स्मिथ को इसी वजह से अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा की बात की जाए तो इसका प्रतिपादन सबसे पहले जॉन मेर्नार्ड कीन्स ने किया था। कभी कीन्स भी इनको बोलते हैं, ये ध्यान में रखते रहेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाओं को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब जहाँ पे बाजार में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसकी कीमत क्या होगी, ये सभी कुछ बाजार डिसाइड करता है, यानी कि प्राइवेट कंपनी डिसाइड करती हैं, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये सारी चीजें जो मैंने बोला, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और क्या कीमत रहेगी उसकी, ये सब कुछ जब पब्लिक डिसाइड करती है या फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो उसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ बताना नहीं है। इसके बाद मैंने बताया था उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये मार्शल ने दिया था, ये ध्यान में रखते रहिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र जो मैंने आपको बताया जो कि पर्यावरण पर आधारित होते हैं उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसके तहत कृषि आ जाता है और संबंधित क्षेत्र आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी कुछ होते हैं ये सभी कुछ द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, जो कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों पर आधारित होता है। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन जितनी भी सेवाएं होती हैं उसको हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं। इसको हम लोग सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। और जब भी हम लोग ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जिसमें कि पूंजीवादी और समाजवादी या फिर निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के क्षेत्र विद्यमान होते हैं, उससे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो नॉर्मल सी भाई साहब, मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण भारत है, ये जान लीजिएगा। समृद्धि की माप, आर्थिक समृद्धि की माप की बात की जाए तो इसके लिए हम लोग किस चीज को लेते हैं? पर कैपिटा इनकम को लेते हैं, यानी प्रति व्यक्ति आय को लेते हैं। और सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। और इसके बाद इन्होंने क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी भी निकाली थी, यानी कि जो हमारा है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, उसमें इन्होंने ये कहा था कि जितना भी धन आप लोग यहाँ पे कुछ भी उत्पादन होता है सब कुछ यहाँ से ड्रेन के तहत, यानी एक तरीके से यहाँ से ड्रेन आउट करके यहाँ से सारी चीजें निकाल करके आप ब्रिटेन भेज देते हैं, जिससे हमारा देश बर्बाद हो रहा है। ये सारी चीजें पहली बार दादा भाई नौरोजी ने ही सामने रखी थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको CSO के नाम से जानते हैं हम लोग, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करता है। और प्रोफेसर राजकृष्ण की बात की जाए तो हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया था। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय मैंने बताया 2014-15 में सबसे कम थी, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। और कृष्ण क्रांति यानी काली क्रांति जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। केरल राज्य ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सर्वाधिक है और मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। और केरल में बेरोजगारी की दर भी उच्चतम है, ये ध्यान में रखते रहेंगे। 1997 की एक रिपोर्ट आई थी मानव निर्धनता सूचकांक, जिसको कि हम लोग ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट में गरीबी को दिखाया जाता था मानव विकास रिपोर्ट में, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है, जो भी रिपोर्ट होती थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती थी उसमें। इसके जगह पे 2010 से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाले जाने लगा, यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी का क्या मतलब है? कई आयाम में, कई सारे डायमेंशंस में जब हम लोग गरीबी को देखते हैं तो इसको हम लोग गरीबी का आकलन करते हैं। उसके लिए गरीबी रेखा का कुछ मानक है, आगे हम लोग क्लासेस में उन सब चीजों को देखेंगे। ओके, सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो भारत का घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान जो है कौन करता है? सेवा क्षेत्र करता है। और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास बढ़ता है वैसे वैसे GDP में भी टर्शियरी सेक्टर यानी जो तृतीय क्षेत्र है इसका योगदान बढ़ता चला जाता है, ठीक है। आगे क्या है? सकल राष्ट्रीय सुख को, यानी सकल राष्ट्रीय ग्रॉस नेशनल जो हैप्पीनेस होती है, तो हैप्पीनेस को जो प्रगति का सूचक मानता है, यानी कितने लोग खुश हैं, इसको जो डेवलपमेंट का एक तरीके से इंडेक्स मानता है, एक तरीके से मेन सूचक या फिर एक बोल सकते हैं इंडिकेटर मानता है। ये कैसा देश है? भूटान है, जो कि अपने लोगों के सिर्फ खुशी को ही, हैप्पीनेस को ही रिलेट करके बताता है कि भारत मतलब उस देश का कितना विकास हुआ है।
मानव विकास प्रतिवेदनों का जो प्रकाशन है ये सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया था, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDP जिसे है, इसका प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री एक है महबूबुल हक, इनके द्वारा किया गया था। इसके पीछे की एक कहानी है, बताऊंगा कभी, इसी क्लासेस में बता दूंगा। एक और हमारे भी भारत की तरफ से अर्थशास्त्री थे, उनका भी योगदान था इसमें, और क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, हम लोग अगली क्लासेस में जान लेंगे। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग इकोनॉमी है इसकी, ये बताने की जरूरत नहीं, ये सब आपको याद है। और क्लोज इकोनॉमी कभी हुई करती थी भारत 1991 से पहले, लेकिन 1991 में 1991 में कौन क्या बोलते हैं LPG रिफॉर्म, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो एक तरीके से नया एक आयाम आया था भारत की अर्थव्यवस्था में, उसको भी हम लोग आगे डील करेंगे। और फिर हम लोग बात करें फ्रीडम के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 में की गई थी, ओके। एंड और चीज़ों की बात हम कर लें तो दूसरी औद्योगिक नीति हमारी 30 अप्रैल 1956 को की गई थी। थैंक यू सो मच आज की क्लासेस के लिए। जो भी कन्फ्यूजन हो आप लोग बता सकते हैं मुझे क्लासेस में। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। और जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग बता सकते हैं, ओके।